सो आइए फ्रेंड्स, अब इस चैप्टर के लास्ट में हम लोग कुछ ऐसी चीज़ें सीखते हैं जो सीधी आपके JEE या तो नीट एग्जाम में बहुत ही काम में आएगी। बराबर, ये कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो आप अपनी नोटबुक में अगर लिखेंगे तो डेफिनेटली जब कभी भी आप कोई MCQ सॉल्व कर रहे होंगे वहाँ पर आपको ये टेक्निक बहुत ही ज़्यादा काम में आने वाली है। कुछ ऐसी बातें जो अपनी NCERT की टेक्स्ट बुक में ज़्यादा डिटेल में नहीं दी गई है, बराबर, बट फिर भी वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग इस चैप्टर का आखिरी लेसन, बराबर, आखिरी तो नहीं कह सकते लेकिन जो तुम्हारे चैप्टर का टॉपिक उसके बेसिस पे आखिरी है। इसके बाद शायद एक दो लेक्चर कॉम्पिटिटिव के बेसिस पे मैं दूंगा आपको। लास्ट टॉपिक हमारा है पीरियोडिक ट्रेंड्स एंड केमिकल रिएक्टिविटी। शायद आपको टाइटल ना भी दिख रहा हो, इसका कोई टेंशन नहीं है। बराबर, लेट अस स्टार्ट विद सम पॉइंट्स व्हिच आई राइट, बराबर, बेसिकली ऑन द बोर्ड। सबसे पहले बात बेटा कि केमिकल रिएक्टिविटी कैसे पता चलती है, कोई भी एलिमेंट केमिकल रिएक्टिव है या नहीं है वो हमें कैसे पता चलेगा। तो आप अपने पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो ये चीजें क्लियर हो जाएगी कि भाई एक्सट्रीमली लेफ्ट हैंड साइड और एक्सट्रीमली राइट हैंड साइड पे चीजें ऐसी है जो कुछ अलग है। एक्सट्रीमली लेफ्ट हैंड साइड एस ब्लॉक एलिमेंट है, एक्सट्रीमली राइट हैंड साइड आपके सामने है ग्रुप नंबर 17 है या तो हेलोजन ग्रुप है, बराबर। तो इसमें क्या पता चलता है कि एक्सट्रीमली लेफ्ट हैंड साइड पे जो एलिमेंट्स है वो इलेक्ट्रॉन इजीली लूज करना जानते हैं, बराबर। ऐसे है कि वो बहुत ही मान लो कि ये जो है इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी उसकी ज्यादा रहती है। जैसे जैसे अक्रॉस अ पीरियड आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी बढ़ती है, बराबर। ये ऐसा ही हुआ कि रूटीन लाइफ में कुछ इंसान ऐसे होते हैं कि जो लेट गो करना जानते हैं और कुछ ऐसा है कि पकड़ के रखना जानते हैं, ऐसा। ओके, तो हाई केमिकल रिएक्टिविटीज एट द टू एक्सट्रीम एंड द लोएस्ट एट द सेंटर। केमिकल रिएक्टिविटी किसके बेसिस पे होती है, बट ऑब्वियस है कि इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है या तो गेन कर रहा है या तो कुछ भी नहीं कर रहा है, बराबर। तो सेंट्रल वाले जो भी एलिमेंट्स है उसकी केमिकल रिएक्टिविटी काफी कम रहती है। ओके, केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल मेटल्स, देखो मैंने अभी आपको बताया एस ब्लॉक का मतलब अल्काइल मेटल, अल्काइन अर्थ मेटल, दे लूज द इलेक्ट्रॉन टू फॉर्मिंग द कैटायन। So chemical reactivity of alkyl metals is due to its ability to lose the electron. And chemical reactivity of halogen, that is called salt producing. तो उसकी chemical reactivity किसकी वजह से होती है? To gain the electron, forming the anion. एक है बंदा ऐसा जो इलेक्ट्रॉन लूज करना जानता है और कैटायन बना लेता है। कुछ हेलोजन वाले बंदे ऐसे जो इलेक्ट्रॉन गेन करके एनायन बनाना जानते हैं। ये सब आप जानते हो। अल्कली मेटल दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट। देखो गुड रिड्यूसिंग एजेंट कैसे, देखो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन में सिंपल सा लॉजिक है, बराबर है कि मान लो कि मैंने लिखा कि भाई Na gives Na++ इलेक्ट्रॉन। कोई भी एलिमेंट ने अगर इलेक्ट्रॉन लूज किया तो ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है। मैं आपको जनरल आइडिया दे देता हूँ, ये आप रेडक्स में पढ़ोगे कि द रिएक्शन इन विच इलेक्ट्रॉन लॉस्ट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करके एनायन बना देता है तो गेनिंग द इलेक्ट्रॉन दैट इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। तो याद रखना है आपको, लूजिंग द इलेक्ट्रॉन दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड गेनिंग द इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। ओके, सो हैलोजेंस आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब देखो उल्टा है, बराबर है, नाम से उल्टा है। जैसा एजेंट जो होता है, जैसे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोले या तो रिड्यूसिंग एजेंट बोले, रिड्यूसिंग एजेंट यानी कि दूसरे का रिडक्शन खुद का ऑक्सीडेशन, दूसरे का रिडक्शन खुद का ऑक्सीडेशन। और अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे तो उसका काम क्या है कि दूसरे का ऑक्सीडेशन खुद का रिडक्शन। अगर खुद का रिडक्शन हो रहा है इसका मतलब कि वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, अगर खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है इसका मतलब कि वो इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। तो सीधी सी बात है कि अल्कली मेटल जो इलेक्ट्रॉन लूज करना जानते हैं यानी कि उसका ऑक्सीडेशन इजीली हो जाता है, यानी कि वो अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट है, बराबर है। हेलोजन एलिमेंट जो है इजीली इलेक्ट्रॉन गेन करना जानते हैं। क्यों गेन करना जानते हैं? क्योंकि वो उसकी कन्फिगरेशन देखो NH25 है, यानी एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो सीधा वो ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा, सुखी आत्मा बन जाएगा। पहले दुखी आत्मा था। क्यों दुखी आत्मा था? क्योंकि उसकी इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन कंप्लीट नहीं थी, बराबर। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन लूज या गेन क्यों करना चाहता है? टू ऑब्टेन द स्टेबल इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन, बराबर है, ये आप सब जानते हो। तो
तो इस तरह से पता चलता है। अच्छा, जो बंदा इलेक्ट्रॉन गेन करना जानता है उसका रिडक्शन होता है, वो रिडक्शन होता है तो वो अच्छा सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाता है, यानी नाम से थोड़ा सा वाइस वर्सा है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइज अदर, रिड्यूस इटसेल्फ, reducing agent reduce other, oxidize itself। oxidation यानी losing the electron, reduction यानी gaining the electron। clear? तो alkali metals are good reducing agent, halogens are good oxidizing agent। दूसरी बात, alkali metal अगर इलेक्ट्रॉन लूज करना जानता है तो वो मेटल है, मेटलिक कैरेक्टर है। हाइड्रोजन एलिमेंट्स अगर इलेक्ट्रॉन गेन करना जानते हैं तो ये दे आर नॉन मेटलिक कैरेक्टर। ओके, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट वाले तो मेटल है ही, लेफ्ट राइट जैसे जैसे जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी बढ़ेगी, यानी कि नॉन मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। बराबर है, सीधी सी बात है। टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज बड़ी हो जाती है, इलेक्ट्रॉन इजीली लूज हो जाता है, तो टॉप टू बॉटम जैसे जैसे आएंगे तो मेटलिक कैरेक्टर बढ़ेगा। बराबर, ये चीज भी है। तो मेटलिक कैरेक्टर है। अब देखो चैप्टर के अंदर सब कुछ हम लोग मिक्स करने जानते हैं धीरे धीरे। तो इसके बाद है हमारे पास नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। नेचर ऑफ ऑक्साइड अगर आप देखोगे तो मैंने एक टेबल बनाया हुआ है, बराबर है, जो हमें पहले से मालूम नहीं है, कुछ ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन क्या है कि नोट्स हो तो आप लिख पाओ। सोडियम ऑक्साइड, जनरली ये जो चीजें हैं वो किसके साथ हम लोग समझ सकते हैं कि अगर आपके पास जो रिएक्शन जितने भी है वो या तो अगर केमिकल रिएक्टिविटी पढ़नी है आपको, बराबर, केमिकल रिएक्टिविटी अगर आपको पढ़नी है, बराबर है, तो जनरली केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ एनी एलिमेंट कैन बी बेस्ड शोन बाय इट्स ऑक्साइड्स या तो हैलाइड्स। यहाँ पर मैंने आपको ऑक्साइड्स दिखाए हुए हैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। सोडियम एलिमेंट जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, Na2O। बराबर, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया कि कौन कौन से एलिमेंट किस किस टाइप के ऑक्साइड्स बनाते हैं। बराबर है, अगर नहीं देखा है तो आप वहां पर प्लेलिस्ट में पढ़ा हुआ होगा, वो वीडियो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास नेचर ऑफ ऑक्साइड में ये जो है मेटलिक ऑक्साइड है। सिंपल सी बात है कि मेटलिक ऑक्साइड्स आर स्ट्रांगली बेसिक। Why? Because when it is reacted with water, Na2 reacted with water, it gives NaOH। तो क्या देगा, बेस देगा। तो सीधी सी बात है कि ये बेसिक हुआ। बराबर है, तो अगर आपको विश्वास नहीं आ रहा हो तो जब कभी भी आपकी स्कूल ओपन हो, NaOH की बॉटल, उसमें लिटमस पेपर का टेस्ट कर लेना, ब्लू टू रेड, रेड टू ब्लू, उससे पता चल जाएगा कि एसिडिक है कि बेसिक है। बराबर है, तो मेटलिक ऑक्साइड्स आर स्ट्रांगली बेसिक। जैसे जैसे आप यहाँ पर आओगे, ये नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स है, नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। बराबर है, तो स्ट्रांगली बेसिक। मैग्नीशियम ऑक्साइड बेसिक। Al2O3 यानी एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक यानी बीच वाला। बराबर है, बीच वाला यानी वैसा नहीं। बराबर, लेकिन एम्फोटेरिक ऑक्साइड का मतलब क्या होता है कि इट इज रिएक्टेड विद एसिड आल्सो एंड इट इज रिएक्टेड विद बेस आल्सो। Okay, so next one is SiO2, which is weakly acidic, P2O5 is acidic, SO3 is strongly acidic, and Cl2O7 is strongly acidic. Across the period, we notice that क्या हमें मालूम ही है भाई कि नॉन मेटल है, एंड we know that कि नॉन मेटल्स जो होते हैं ना वो एसिडिक होते हैं, ऑक्साइड्स। बराबर है, मेटल के ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या आना चाहिए यहाँ पर, यू हैव टू रिमेम्बर दैट कि ऑक्साइड में बेटा जब ग्रुप में जाओगे टॉप टू बॉटम, बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। क्या होगा, बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। सीधी सी बात है, टॉप टू बॉटम जाने से मेटल की कैरेक्टर बढ़ता है, और मेटल के ऑक्साइड्स कैसे होते हैं, बेसिक इन नेचर। तो टॉप टू बॉटम अगर मेटल की कैरेक्टर बढ़ता है तो उस मेटल के ऑक्साइड जो है वो बेसिक होते जाएंगे। बराबर है, इन अ ग्रुप। बराबर है, तो ये चीज है, बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा। फिर ये बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है कि ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स आर बेसिक इन नेचर। नॉन मेटल के ऑक्साइड्स कैसे होते हैं, एसिडिक इन नेचर। हालांकि मेटलॉइड्स जो है जैसे कि एल्यूमिनियम, जिंक, टीन, आर्सेनिक, एंटीमनी, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं बोल रहा हूँ, एल्यूमिनियम, जिंक, टीन, आर्सेनिक और एंटीमनी, तो ये कैसे है, एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक का मतलब है इट रिएक्ट्स विद एसिड आल्सो एंड बेस आल्सो। क्लियर है इतना? चलो, एलिमेंट्स फॉर्म नो ऑक्साइड्स, सॉरी एलिमेंट, अगर जो एलिमेंट है नंबर ऑफ ऑक्साइड्स फॉर्म करता है कोई भी एलिमेंट, बराबर है, तो क्या होगा, जरा ध्यान से देखेंगे इस चीज को यहाँ पर। चलो ध्यान से देखेंगे,
एलिमेंट फॉर्म नंबर ऑफ ऑक्साइड्स, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन अगर इंक्रीज हो रहा है तो एलिमेंट अगर फॉर्म कर रहा है नंबर ऑफ ऑक्साइड्स तो वो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ाएगा, एसिडिक नेचर इंक्रीजेस एज द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीजेस। ध्यान से देखो, N2O ऑक्सीजन एक न्यूट्रल, NO नाइट्रोजन एलिमेंट कौन कौन सा ऑक्साइड बनाता है तो N2O, NO, NO2, N2O3, N2O4, N2O5। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में देख लेना अगर पता ना चले, बराबर। तो ये सारी चीजें हैं। तो आप देखो यहाँ पर ऑक्सीजन एक एक है तो ये दोनों न्यूट्रल है, जैसे जैसे ऑक्सीजन 3, 4, 5 होते गए एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता गया। ये सारी ट्रिक्स और टेक्निक्स है, बराबर है। ये परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कैरेक्टर, जो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन बढ़ने से उसका एसिडिक नेचर बढ़ता है अगर सिंगल एलिमेंट के ऑक्साइड्स के बारे में हम लोग सीखे तो, बराबर। फास्फोरस का एक और एग्जांपल P2O3, P2O4, P2O5। आप देखेंगे P2O5 में सबसे ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर होता है। इसी तरह से मैंगनीज में मैंगनीज ऑक्साइड Mn2O3, MnO2, MnO3, Mn2O6। तो ये सारे में देखो बेसिक बेसिक न्यूट्रल एसिडिक एसिडिक, बी का मतलब है बेसिक, यहाँ पर ए का मतलब एसिडिक। जैसे जैसे ऑक्सीजन बढ़ेंगे वैसे वैसे उसका एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा। तो ये दिमाग में फिक्स हो गया कि कोई भी एक एलिमेंट के नंबर ऑफ ऑक्साइड अगर आप सीखते हो उसमें ऑक्सीजन के परसेंटेज बढ़ते जाते हैं तो उसका एसिडिक कैरेक्टर भी बढ़ता जाएगा। क्लियर? ऑक्साइड्स ऑफ एलिमेंट, ऑक्साइड्स ऑफ एलिमेंट इन अ सेंट्रल, जो सेंटर में होते हैं आर न्यूट्रल और एम्फोटेरिक। अगर पूरे पीरियोडिक टेबल में सेंट्रल एलिमेंट की अगर हम लोग बात करें बेटा तो उसके ऑक्साइड्स कैसे होंगे, या तो वो हो सकते हैं न्यूट्रल या तो एम्फोटेरिक। जैसे एल्यूमिनियम का बताया Al2O3 और आर्सेनिक के ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक है नेचर में, और कार्बन मोनोऑक्साइड N2O या तो NO नाइट्रिक ऑक्साइड या तो H2O हाइड्रोजन ऑक्साइड, ये सारे के सारे न्यूट्रल ऑक्साइड होते हैं। ये सारे के सारे न्यूट्रल ऑक्साइड होते हैं। इतनी बातें अगर आपने सीख ली हो तो आगे नए टॉपिक्स भी आप लिखते जाइए, बराबर है। यहाँ पर ये चैप्टर की ऐसी कुछ बातें हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जो बियॉन्ड योर इमेजिनेशन है, बराबर है। यहाँ तक आपको ऐसा लग रहा था कि हाँ चलो ये तो सब काफी इसमें से आपको आता भी है, लेकिन अब जरा ध्यान से देखिए। चलो अब हम लोग आगे जो सीखने जा रहे हैं दैट इज ऑल अबाउट द ऑक्सी एसिड्स, बराबर है। ऐसे ऑक्साइड्स जैसे कि मैं अगर आपको बताऊं यहाँ पर, जैसे कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है। CO2 जो है बेटा उसका हम लोग देखेंगे आगे के पानी के साथ रिएक्शन करेंगे। CO2 N2O5 P2O3 लिखते जाइए, N2O5 P2O3 ये फास्फोरस का ऑक्साइड है, एक नाइट्रोजन का ऑक्साइड है। उसके बाद अगर आप देखेंगे P2O3 भी है, SO2 SO3 है, P2O3 P2O5 SO2 SO3, ये सारे के सारे जो ऑक्साइड्स है, बराबर है, दे आर बेसिकली कॉल्ड एसिड एनहाइड्राइड। इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहेंगे, एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड। When it combines with water, when it combines with water to form oxy acid, जब ये पानी के साथ कंबाइन होंगे तो क्या बनाएंगे, ऑक्सी एसिड लिखेंगे। When it combines with water, it forms ऑक्सी एसिड। बहुत ही सिंपल है, जैसे कि आप ही बताइए कि कार्बन डाइऑक्साइड है CO2, पानी के साथ क्या बनाएगा, H2CO3 बेटा, H2CO3 यानी कार्बोनिक एसिड बनाएगा, कार्बोनिक एसिड, बराबर है। इसी तरह से SO3 की अगर बात करेंगे, SO3 जो है, SO3 आपको क्या देगा, आपको देगा H2SO4, ये भी एक सल्फ्यूरिक एसिड है। SO2 होगा तो ये आपको क्या देगा, H2SO3 सल्फरस एसिड, सल्फरस एसिड। इसी तरह से अगर P2O5 है, P2O5 आप देख सकते हैं यहाँ पर P2O3 भी है तो H3PO3 फास्फोरस एसिड देगा,
P2O5 अगर कंबाइन हो जाता है तो वो, अब रिएक्शंस आप अभी मत पढ़ो, रिएक्शंस बाद में आने वाले हैं। ये टॉपिक क्या कहता है कि भाई दे आर एसिडिक एनहाइड्रेट यानी क्या, इसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकाल दो तो ये बन जाएगा। अब देखो कि H2CO3 है, पानी निकाल दिया तो CO2, तो CO2 क्या बना, इसमें से पानी निकला हुआ यानी कि एनहाइड्राइड, इसका एसिड का, तो एसिड का उसका एनहाइड्रेट कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत ही सिंपल है। When it reacts with water, it forms the oxy acid। जब वो पानी के साथ रिएक्ट करता है तो उसको कहते हैं ऑक्सी एसिड। इसी तरह से N2O3 और N2O5 क्या बनाएगा, आप बताओ मुझे। चलो मैं आपको यहाँ पर देता हूँ क्वेश्चन। चलो N2O3 का बनाओ, N2O5 का बताओ मुझे क्या क्या कौन कौन से ऑक्सी एसिड्स देते हैं ये, बराबर है। एक वहाँ पर आप लिख सकते हो, दूसरा कि भाई Cl2O7 भी है, Cl2O7 ये भी क्या देगा, ये भी बताओ। चलो बहुत ही सिंपल है, अगर आप थोड़ा सा सोचो कि N2O3 जो है वो पानी के साथ रिएक्शन करके क्या दे सकता है, क्या दे सकता है, दैट इज योर गोल। मतलब आपको ये सब चीजें आनी चाहिए। चलो यहाँ पर है बेटा N2O3 जो है वो आपको देगा HNO2 यानी नाइट्रस एसिड, HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड, HClO4 पर क्लोरिक एसिड। मैं बता देता हूँ, कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक, सल्फ्यूरस, फास्फोरस, फास्फोरिक, नाइट्रस, नाइट्रिक, पर क्लोरिक एसिड। HClO4 को क्या कहते हैं, पर क्लोरिक एसिड। इसी तरह से सेकंड पीरियड के जो इन अ पीरियड, अब नेचर ऑफ ऑक्सी एसिड की अगर हम लोग बात करें, द स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सी एसिड फॉर्म बाय नॉन मेटल्स इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। स्ट्रेंथ जो है ऑक्सी एसिड की बढ़ती जाएगी, बराबर है, जैसे जैसे आप लेफ्ट राइट आएंगे, जैसे कि आप लेफ्ट राइट आएंगे। तो सेकंड पीरियड की बात करेंगे, सेकंड पीरियड की अगर तुम बात करो बेटा, तो उसके अंदर कौन कौन से ऑक्सी एसिड है और उसकी स्ट्रेंथ कैसे बढ़ती है। तो नेचर ऑफ ऑक्सी एसिड, यहाँ पर आप टाइटल दे सकते हैं, नेचर ऑफ ऑक्सी एसिड्स, बराबर। तो सेकंड पीरियड में कौन कौन से आएंगे, एक देख सकते हैं H3BO3 बोरोन का है एक, बराबर है। उसके बाद आएगा आपका H2CO3 कार्बन आ गया, नाइट्रोजन HNO3, बराबर है। तो लेफ्ट टू राइट जब आप जाएंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, स्ट्रेंथ बढ़ेगी, बराबर है, स्ट्रेंथ बढ़ेगी, नेचर ऑफ ऑक्सी एसिड। थर्ड पीरियड में भी ऐसा ही है, अगर आप थर्ड पीरियड का लिखेंगे, थर्ड पीरियड में कौन कौन से आप एलिमेंट के ले सकते हैं, यानी गो फॉर द थर्ड पीरियड के अंदर बेटा सिलिकॉन है, सिलिकॉन, चलो H2SiO3, सिलिकॉन के बाद H3PO4 15, फॉस्फोरस 15, ये 14, 15, 16 में कौन आएगा, 16 है सल्फर, तो H2SO4 और उसके बाद 17 HClO4। यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं कि स्ट्रेंथ विल बी इंक्रीजेस, यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं कि स्ट्रेंथ विल बी इंक्रीजेस। इन अ ग्रुप द स्ट्रेंथ ऑफ द ऑक्सी एसिड ऑफ नॉन मेटल डिक्रीजेस, ग्रुप के अंदर स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सी एसिड ऑफ नॉन मेटल डिक्रीजेस। चलो ये इतना लिख लिया होगा, तो हम लोग इसी में आगे बढ़ेंगे। चलो इन अ ग्रुप स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सी एसिड ऑफ अ नॉन मेटल डिक्रीजेस। अगर फिफ्थ ग्रुप ले लेते हो आप, फिफ्थ ग्रुप यानी नाइट्रोजन वाला, फिफ्थ ग्रुप जो ओल्ड में फिफ्थ ग्रुप जो है नाइट्रोजन वाला, 15 ग्रुप ले, 15 समझो 15 ग्रुप। चलो 15 ग्रुप में क्या क्या आता है, नाइट्रोजन यानी HNO3, बराबर। नफास सभी में नेक्स्ट कौन सा ऑक्सी एसिड आएगा, यहाँ पर कौन सा आएगा, H3PO4,
उसके बाद क्या आ सकता है H3ASO4, ये जो है उसके ऑक्सो एसिड है, बराबर है। तो यहाँ पर ये जो ऑक्सो एसिड है इसमें आपको क्या है, इसकी स्ट्रेंथ जो है ना बेटा उसकी बात है। स्ट्रेंथ यानी क्या, तो हाइड्रोजन लिबरेट करने की बात है। तो यहाँ पर लिखेंगे स्ट्रेंथ डिक्रीजेस, स्ट्रेंथ डिक्रीजेस। तो ये इस तरह से ग्रुप में आ गई, ग्रुप में स्ट्रेंथ जो है ऑक्सो एसिड की क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। If a non-metal forms a number of oxo acid, the strength increase with increase in the percentage of oxygen. Percentage of oxygen, बराबर। नॉन मेटल है, अगर नंबर ऑफ ऑक्सो एसिड बनाता है और जैसे जैसे ऑक्सीजन बढ़ेंगे वैसे वैसे उसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। जैसे अगर सल्फर की, अगर हम लोग नॉन मेटल की बात कर रहे हैं, नॉन मेटल यानी क्या है कि सल्फर ले लो, चलो तो सल्फर के केस में क्या होगा, सल्फर के केस में दो ले लेते हैं हम लोग, H2SO3 ऑक्सो एसिड भी है और H2SO4 भी है। सो स्ट्रेंथ जो है, स्ट्रेंथ ऑफ H2SO4 इज ग्रेटर देन H2SO3। व्हाई? बिकॉज इन दैट केस परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज हायर। 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 3 ही है। तो मैंने क्या बोला कि परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीज होता है तो स्ट्रेंथ जो है वो भी बढ़ेगी। अगर एक ही एलिमेंट का हम लोग ऑक्सो एसिड देखते हैं तब की बात है, बराबर है, ये चीज है। दूसरी चीजें भी याद है कि क्लोरीन भी नंबर ऑफ ऑक्सो एसिड बनाता है, क्लोरीन भी नंबर ऑफ ऑक्सो एसिड बनाता है। तो क्लोरीन जो है बेटा कौन कौन से ऑक्सो एसिड बनाता है, ये एमसीक्यू में पूछा जा चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट। HClO, बराबर है, HClO2, HClO3 और HClO4। अगर आप देखोगे बेटा इसमें क्लोरीन जो है वो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये -2, ये +1, तो ये +1 ही होगा ना। +1 is the oxidation state of chlorine, +1, +3, +5, +7. Got it? Now you can remember that the oxidation state is directly proportional to acidic strength. Acidic strength. ये P ब्लॉक में ग्रुप नंबर 70 में आएगा। याद कीजिए ये जो है इतना इंपॉर्टेंट है कि भाई P ब्लॉक में भी आने वाला है, तो 12th में आएगा। तब तक आपको याद रहे, ऐसी सीरीज पूछी हो आपको तो एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किसकी होगी, HClO4 is stronger acid than HClO3, then it will be HClO2 and HClO। इस तरह से आपको याद रखना है कि ये एसिडिक स्ट्रेंथ है बेटा। इसकी स्टेबिलिटी भी इंक्रीज होती है, जैसे जैसे ऑक्सीजन स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी वैसे वैसे इसकी स्टेबिलिटी भी इंक्रीज होगी। जिस रेंज में मैंने बताया हुआ है इसमें स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी भी इंक्रीज होती है। स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी, स्ट्रेंथ स्टेबिलिटी, बराबर है, और एसिडिक स्ट्रेंथ इस सीक्वेंस में डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज सबसे ज्यादा किसकी स्ट्रेंथ, एसिडिक प्रॉपर्टी HClO4, उसके बाद HClO3, उसके बाद HClO2, उसके बाद HClO, बराबर है। ध्यान से पढ़िए ये सारी चीजें, भले थोड़ा सा टाइम लगे बट मेक श्योर कि ये चीजें आपको आनी ही चाहिए, बराबर है। उसके बाद है नेचर। आप एक चीज याद रखो कि ग्रेटर द ऑक्सीडेशन स्टेट, सेंट्रल एटम जो है इसमें सब में सेंट्रल एटम है बेटा वो क्लोरीन है, उसकी अगर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है तो उसकी एसिडिक प्रॉपर्टी भी ज्यादा है। ये सारी ट्रिक्स है, बराबर है। बाकी पूरे पूरे पैराग्राफ पढ़ के ना आप पागल हो जाओगे, तो ये सारी ट्रिक्स और टिप्स आपको दे रहा हूँ, बराबर है। इसके बेसिस पे करना है। फिर आप लिख सकते हो कि नेचर ऑफ हाइड्राइड्स, गिव द टाइटल नेचर ऑफ हाइड्राइड्स, बराबर। हाइड्राइड यानी कि हाइड्रोजन के साथ जो जो आप बनाते हो उसकी बात कर रहे हैं, बराबर है। तो द नेचर ऑफ हाइड्राइड कैसे होता है, चेंज फ्रॉम बेसिक टू एसिडिक इन अ पीरियड। बेसिक टू एसिडिक, बेसिक टू एसिडिक। अगर हम लोग मान लो कि मैंने ले लिया NH3 नाइट्रोजन, बराबर, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, तो उसका हाइड्रेट H2, उसके बाद HF। तो इस साइड अगर हम लोग पीरियड में आगे बढ़े तो NH3 जो है वो वीक बेस है हमारे पास, वीक बेस, बराबर है। तो न्यूट्रल है पानी, हमें मालूम है पानी न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल, और ये वीक एसिड, वीक एसिड। तो क्या हुआ कि अलोंग द पीरियड हाइड्रेट्स की बात करेंगे, नाइट्रोजन हाइड्रेट, ऑक्सीजन हाइड्रेट, क्लोरीन हाइड्रेट, तो बेसिक से एसिडिक कैरेक्टर पे जाएंगे, बेसिक से एसिडिक कैरेक्टर पे जाएंगे, बराबर। ये चीजें फिक्स है। ग्रुप के अंदर क्या होता है कि एसिडिक नेचर ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ नॉन मेटल इंक्रीजेस, बराबर। नॉन मेटल हाइड्राइड्स जो है
बराबर है एसिडिक कैरेक्टर ऑफ द हाइड्रेट्स ऑफ नॉन मेटल इंक्रीजेस, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा। तो तुम जैसे नीचे आओगे, जैसे कि अगर हम लोग इसके नीचे के ही एलिमेंट ले थोड़े से, तो PH3 लिख सकते हैं आप ना, फॉस्फीन, इसके नीचे होगा H2S और इसके नीचे होगा HCl, बराबर है। तो ये HFHCl आएंगे तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड, बराबर, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो नेचर ऑफ हाइड्रेट्स में भी आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रोलाइट जो है, आप एसिडिक कैरेक्टर जो है वो बढ़ रहा है, और यहाँ पर बड़ा ग्रुप के अंदर थोड़े से वेरिएशन है। ये ज्यादा डिटेल में ग्रुप नंबर 15, 16 और 17 में पढ़ने वाले हैं। जितने हैं मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, थोड़े थोड़े हैं। यहाँ पर आप लिख सकते हैं वेरी वीक बेस, वेरी वीक बेस, और ये है वीक एसिड, WA लिख देता हूँ शॉर्ट में, वीक एसिड। चलो ठीक है, so that is all about that. And reducing nature also increases, reducing nature भी increase होता है। तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप की बात करूं, जैसे कि HF हुआ, HCl हुआ, HBr हुआ और HI हुआ, बहुत सिंपल सी बात है बेटा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो आप देख सकते हैं कि टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज इंक्रीज होती जाती है, बराबर है। तो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और रिड्यूसिंग नेचर बढ़ेगा। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड क्या क्या बढ़ेगा? स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और रिड्यूसिंग नेचर बढ़ेगा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि देखो फ्लोरीन से आयोडीन, आप देखोगे ध्यान से बेटा, फ्लोरीन से आयोडीन एटॉमिक साइज बढ़ रही है। एटॉमिक साइज बढ़ने से क्या होगा कि ये आयोडीन जो है वो बड़ा सा है, और यहाँ पर बॉन्ड जो इजीली ब्रेक हो सकता है, ब्रेक होगा तो हाइड्रोजन इजीली डिसोसिएट हो जाएगा, तो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड बढ़ेगी। क्योंकि डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन से भी पता चलता है, इसमें सब में H+ अलग करो, H+ रिस्पांसिबल फॉर द एसिडिक प्रॉपर्टी, एंड दैट्स व्हाई वी कैन से दैट कि जितना H+ इजीली डिसोसिएट होता है, क्योंकि ये चीजें जाती है कि H इट गिव्स H+ एंड X-। अगर H+ इजीली डिसोसिएट होता है तो आप कह सकते हो कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो टॉप टू बॉटम जो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड जो है बेटा बढ़ेगी, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, और ये दोनों चीजें इंक्रीज होगी, बराबर है। क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है कि नीचे जाते जाते आप देखोगे कि H+ इजीली डिसोसिएट हो जाता है, और रिड्यूसिंग नेचर भी बढ़ेगा, क्योंकि H+ है, इट इज रिस्पांसिबल फॉर द रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। दूसरी बात है कि भाई स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी, बराबर, स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी, यहाँ पर स्टेबिलिटी डिक्रीजेस, बराबर। तो ये प्रॉपर्टी भी आप देखते रहिए कि इसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है। ओके, तो इतना है। इसके बाद अब मेटल और नॉन मेटलिक कैरेक्टर तो आपको मालूम ही है, बराबर है। मेटलिक प्रॉपर्टीज यानी क्या बेटा? देखो, मेटलिक प्रॉपर्टी सिंपल सा मतलब है कि जो भी एलिमेंट इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है उसको क्या कहते हैं? मेटल। जो इलेक्ट्रॉन इजीली गेन कर लेता है उसको क्या कहते हैं? नॉन मेटल। तो लेफ्ट हैंड साइड पीरियोडिक टेबल में ऐसे एलिमेंट है जो इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर सकते हैं, दे आर मेटल्स, बराबर। तो ओरली बता देता हूं कि लेफ्ट टू राइट मेटलिक प्रॉपर्टी डिक्रीज होती है, नॉन मेटलिक प्रॉपर्टी बढ़ती है। टॉप टू बॉटम मेटलिक प्रॉपर्टी बढ़ती है, नॉन मेटलिक प्रॉपर्टी डिक्रीज होती है। सो दैट इज ऑल अबाउट द मेटलिक प्रॉपर्टी। तो मेटलिक प्रॉपर्टी के अंदर बहुत ही सिंपल सी बात है, और उसके बाद ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग पावर की बात कर रहे हैं, बराबर है। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है इंक्रीज अक्रॉस द पीरियड, ये पॉइंट लिख लीजिए आप। ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीज across the period, ये हो गया। ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीज होता है across the period and decrease down the group, and decrease down the group, बराबर। इसी तरह से रिड्यूसिंग पावर आप खुद बता सकते हो। रिड्यूसिंग पावर में क्या लिख सकते हैं हम लोग? रिड्यूसिंग पावर में क्या लिखेंगे? डिक्रीज अक्रॉस द पीरियड, उल्टा लिखेंगे, डिक्रीज अक्रॉस द पीरियड एंड इंक्रीज डाउन द ग्रुप।
क्या लॉजिक है इसके पीछे? देखो एक चीज समझ लो कि सोडियम है, इजिली इलेक्ट्रॉन लूज किया, मैंने क्या बोला था, लूजिंग द इलेक्ट्रॉन यानी ऑक्सीडेशन, बराबर, यानी सोडियम इजिली इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, यानी इसका खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिसका खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है वो बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है, बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है। टॉप टू बॉटम, जब आप टॉप टू बॉटम जाएंगे तो क्या होगा कि एटॉमिक साइज क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, एटॉमिक साइज इंक्रीज होगी और इलेक्ट्रॉन इजीली क्या हो सकता है, लूज हो सकता है। जब इलेक्ट्रॉन इजीली लूज होगा यानी ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, ऑक्सीडेशन इजीली हो जाएगा, ऑक्सीडेशन इजीली टेक्स प्लेस। जब ऑक्सीडेशन इजीली जब हो जाता है तो रिड्यूसिंग एजेंट की प्रॉपर्टी उसकी बढ़नी चाहिए। चेक करो, बराबर। ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है बेटा, बराबर, ऑक्सीडाइजिंग पावर इज इंक्रीजेस अक्रॉस अ पीरियड एंड, तो आप देख सकते हैं, अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट की बढ़नी चाहिए ना, तो बढ़ेगी। रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज डाउन द ग्रुप, आया कि नहीं, रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज डाउन द ग्रुप और डिक्रीज अक्रॉस द पीरियड। डिक्रीज क्यों है अक्रॉस द पीरियड? क्योंकि वहां पर अक्रॉस द पीरियड है, इलेक्ट्रॉन लूज करना इतना इजी नहीं है। ये तो टॉप टू बॉटम जा रहा है, लेफ्ट टू राइट क्या होता है कि अट्रैक्शन बढ़ता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, बराबर, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस एंड दैट्स व्हाई इलेक्ट्रॉन इज स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इट इज नॉट इजीली लूज, बराबर। दैट्स व्हाई रिड्यूसिंग पावर जो है डिक्रीज अक्रॉस द पीरियड, इंक्रीज डाउन द ग्रुप। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है बेटा इंक्रीज अक्रॉस द पीरियड। इंक्रीज अक्रॉस द पीरियड क्यों हो रहा है? क्योंकि अक्रॉस द पीरियड जो है इलेक्ट्रॉन लूज करना क्या है, इलेक्ट्रॉन लूज करना बहुत ही डिफिकल्ट है। इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो रिडक्शन होगा तो बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ता है। तो इसलिए कहते हैं कि क्लोरीन इज बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्लोरीन बहुत ही बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। डिक्रीज डाउन द ग्रुप, जैसे जैसे नीचे आओगे वो क्लोरीन से क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यानी आयोडीन जो है उसी पीरियड में उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर कम हो जाएगा। क्लियर इतना? फिर से सुनो, क्लोरीन जो इजीली इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, इलेक्ट्रॉन गेन करना यानी रिडक्शन होगा, जिसका खुद का रिडक्शन वो पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी क्लोरीन इज पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आयोडीन टॉप टू बॉटम साइज बढ़ी, साइज बढ़ने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन तो करेगा, इतना इजीली नहीं कर पाएगा, बराबर। इसका मतलब कि उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर कम हो रहा है, तो क्लोरीन से आयोडीन ऑक्सीडाइजिंग पावर कम होता जाता है। दैट्स हाउ वी कंप्लीट the whole entire chapter. Okay, all the tricks and tips will be there. Now we will discuss some summary points and then we will discuss also some type of questions. Okay, तो इतना अच्छे से आप याद कर लीजिए बेटा, और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।